आंचल अपनी जेठानी उर्वशी, जेठ राज, पति क्रिश और सास रमा के साथ रहती है। जेठानी उर्वशी बहुत ही चुलबुली और नालायक किस्म की होती है। एक दिन की बात है। क्या बात है उर्वशी दीदी? आप मुझे कुछ बताने वाली थी ना? क्या हुआ है? इतनी सुबह सुबह आपको मुझे क्या बताना है? वो आंचल, दरअसल बात ऐसी है ना, अब ये तो मुझे तुम्हें बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, बताना तो पड़ेगा ही। मेरी सहेली है ना निहारिका, उसने देवर जी को पार्क में एक लड़की के साथ देखा था, वो भी कई बार। और आज की ही बात है, जब मैं भी मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तब मैंने भी उन्हें एक लड़की के साथ देखा है। उन दोनों के हाव भाव देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो दोनों तो सिर्फ दोस्त थे। वो सब मुझे दोस्ती से बढ़कर ही लग रहा था। सच में आंचल, तुम्हारी कसम। क्या? हाँ आंचल, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। देवर जी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैं सोचूं कि देवर जी जो एक समय पर घर में सबसे लेट उठते थे, अब पिछले कुछ दिनों से ही वो इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हैं? और तो और, वो अब कितने ब्यूटी कॉन्शियस भी हो गए हैं। अपने कपड़ों का और बालों का कितने अच्छे से ध्यान रखते हैं वो। सुबह जाने के लिए वो रोज नए नए स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं। शायद आप सही कह रही हो दीदी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे भी क्रिश के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे आंचल, इससे पहले कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल जाए, उसे अपने काबू में रख लो। मैं तुम्हारे भाई साहब के साथ कितनी सख्ती से रहती हूँ, ये तुम बखूबी जानती हो। ये आदमी लोग एक नंबर के नालायक होते हैं, इन्हें तो मुट्ठी में रखना चाहिए। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी भलाई के लिए मुझे ये जानकारी दी। अब आने दो क्रिश को, आज तो मैं उसका ऑमलेट ही बना दूंगी। हाँ, आंचल क्रिश को मारने के लिए दरवाजे पर चप्पल लेकर खड़ी रहती है, और जब क्रिश घर पर आता है तभी। अरे क्या हुआ आंचल, यूं सुबह सुबह तुम दरवाजे पर चप्पल लेकर क्यों खड़ी हो? अरे ओ कलमुही, ये सब क्या चल रहा है? इस चप्पल से क्या करने वाली है तू? आपके इस नालायक बेटी की आरती उतारने वाली हूँ मैं। बेवफा धोखेबाज आदमी, वो पार्क वाली चुड़ैल कौन है? और तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर चल रहा है? शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों पर डोरे डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ? इतना कहकर वो उसे मारने लगती है। अरे नहीं, अरे माँ, बचाओ। अरे रुक जा डायन, मेरे बेटे को क्यों मार रही है? सास के रोकने के बावजूद भी आंचल रुकने का नाम ही नहीं लेती, और वो अपने पति की कुटाई करना जारी रखती है। और अपनी देवरानी को इतना शोर मचाते हुए देखकर उर्वशी को बहुत मजा आता है। इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अरे यार आंचल, भगवान कसम यार, मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। प्लीज मेरा विश्वास करो, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? चुप रहो तुम, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। उस दिन तुम उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। अरे आंचल, वो मेरी बहन जैसी है, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से भी प्यार नहीं करता। आंचल बहू, अरे कौन सा भूत गया है तेरे अंदर? मेरा बेटा तुझसे कब से कह रहा है कि इसका किसी के साथ भी कोई चक्कर वक्कर नहीं है, तो तू इसका भरता क्यों बना रही है? आज तुम्हें बख्श रही हूँ मैं क्रिश, लेकिन अगर कल उस भूतनी के साथ मुझे तुम दिखाई दिए, या फिर किसी ने अगर मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर आंचल अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन जब आंचल कहीं तैयार होकर जा रही होती है, तभी उर्वशी वहां पर आती है। उर्वशी दीदी, अच्छा हुआ आप मिल गई। कैसी लग रही हूँ मैं?
अरे मेरी देवरानी तो एकदम सुपर मॉडल है। लेकिन गली में कुछ जल कुकड़े लोग हैं जिनसे तुम्हारी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? और कौन है वो लोग? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं आंचल। कल ही जब मैं सब्जी लेने जा रही थी तब वो पड़ोस की रिंकू और शीतल मुझे देखकर कह रहे थे कि इसकी देवरानी कितनी मोटी और बदसूरत है और ये कितनी सुंदर है। मैं उन्हें डांटने जा ही रही थी कि तभी अचानक से वहां पर राज आ गया और हमें निकलना पड़ा। लेकिन वो दोनों अगर मुझे वापस दिखाई दी ना तब तो मैं उन्हें जमकर सुनाऊंगी। उस शीतल और रिंकू की तो ऐसी की तैसी। आप कुछ मत कीजिए दीदी, मैं ही उन्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह एक बार फिर से उर्वशी आंचल को गुस्सा दिला देती है और उसके बाद आंचल तुरंत शीतल और रिंकू के पास चली जाती है और छुप छुप कर उर्वशी भी उसके पीछे चली जाती है। क्यों रे डायनो, क्या बकवास कर रही थी मेरे बारे में? जल कुकड़ी कही की? अरे मोटी बहस होगी तुम दोनों। मेरी खूबसूरती से जलने वाली हो तुम दोनों का मुंह काला। मैं तुम दोनों को मन से श्राप देती हूँ कि तुम दोनों को गंदा वाला बवासीर हो जाए और तुम्हारे घर का पानी ही चला जाए। अरे ओ पागल खाने से छूटी हुई बेवकूफ औरत, क्या गंद बके जा रही है कब से? आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जे तो गुस्से में इतना तिलमिला रही है? और नहीं तो क्या, और तुमसे हम क्यों जले बहन? तुम क्या कोई हूर की परी हो क्या? और हाँ, हम तुम्हारे जैसे नालायक नहीं है जो पीठ पीछे बातें बनाए और दूसरों की बुराइयां करे। सही कहा रिंकू ने, हमें जो भी बोलना होता है वो बात हम मुंह पर बोल देते हैं। जरा जाकर अपने कान चेक करके आओ, कुछ भी सुनती हो और कुत्ते की तरह भौंकते हुए चली आती हो। पागल कहीं की। चलो जाओ अब यहाँ से, मुझे जब जाना है तब मैं जाऊंगी। ये रास्ता तुम्हारे कोई बाप का रोड नहीं है, समझी ना? जा रही हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ सुनने में आया और फिर से तुमने कुछ बोला तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। गली में हो रहा ये तमाशा हर कोई देख लेता है और उर्वशी भी छुप छुप कर इस पूरे तमाशे का जमकर मजा लेती है। फिर एक दिन, अरे उर्वशी बहू, मुझे तो आंचल बहू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। पिछले कई दिनों से वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है और तो और वो तो सबके साथ बड़े अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। हाँ माँ जी, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आंचल के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। हे भगवान जी, मेरी बहू को बचा लो और इसे चांडाल से शांत बना दो। तभी वहां पर राज आता है। ओफो माँ, आप दोनों भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। अरे जरूरी नहीं कि इंसान हर वक्त बस शांत ही रहे। वक्त आने पर हर किसी को रिएक्ट करना ही चाहिए, फिर चाहे वो हद से ज्यादा गुस्सा ही क्यों ना हो। समझ गए आप दोनों? ये मेरा नालायक पति भी ना, इस लुक्खे ने तो आंचल को अपनी बहन बना के रखा है। लगता है अब अगला बार इसी के नाम पर करना होगा। फिर एक दिन, उर्वशी दीदी, आज राज भाई साहब की छुट्टी है ना, तो मैं उनके लिए उनके पसंद के स्प्रिंग रोल बना देती हूँ। और हाँ, उन्हें अंजीर की बर्फी भी बहुत पसंद है, मुझे बता रहे थे, इसीलिए आज तो मैं वो भी बना देती हूँ, उन्हें बहुत पसंद आएगी। आंचल, बुरा मत मानना, लेकिन क्या दीदी, बोलिए ना। अरे आंचल, तुम्हारे भाई साहब को तुम्हारे हाथ का खाना अब इतना पसंद नहीं आता, उन्हें मत बताना। लेकिन वो पिछली बार मुझसे कह रहे थे कि आंचल आजकल तो बहुत ही बुरा खाना बनाने लगी है, फिर चाहे वो कोई भी डिश हो, उसे तो कुछ जमता ही नहीं है। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा
कि भाई साहब ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है दीदी, अगर उन्हें मेरे हाथ का कुछ नहीं खाना है तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। ये सब खाना आप ही बना दीजिए। फिर दोपहर में राज घर पर आता है और वो आंचल से कहता है, अरे आंचल, आज क्या बनाया है खाने में? हर छुट्टी के दिन तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हो, तो आज क्या बनाया है बहना? चुप रहिए भाई साहब, आप तो एक नंबर के ढोंगी हो। ये बहन तो बस अपनी कड़वी जबान से बोलने के लिए बोलते हो, लेकिन अगर मुझे आप बहन मानते तो मेरे खिलाफ ऐसी बातें कभी नहीं करते। अरे आपको तो मेरे हाथ का कुछ पसंद भी नहीं आता, तो मैं आपके लिए खाना क्यों बनाऊं? जाइए, जिसके हाथ का खाना पसंद है उसी के हाथ का खाइए। और खबरदार, मुझे अपनी बहन मत मानना आप, क्योंकि मुझे आप जैसे लुक्के भाई की कोई जरूरत नहीं है। झूठे हो आप एक नंबर के। क्या? अरे आंचल, ये सब तुम क्या बोल रही हो? और ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हारे खाने की कब बुराई की है? सच में आंचल, सही कहते हैं सब लोग, तुम वाकई में पूरी तरह बदल गई हो। ये देखकर उर्वशी को बहुत मजा आता है। फिर एक दिन जब सास रमा का फोन सोफे पर पड़ा होता है, तभी मौके का चौका मारते हुए उर्वशी उसके फोन को हाथ में लेकर अपने दूसरे फोन को लेकर चैटिंग करती है। मेरे पास तो दो दो फोन नंबर है और दूसरा वाला फोन नंबर किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज को ही पता है उसके बारे में। और अब मैं माँ जी के फोन से अपने दूसरे वाले फोन नंबर पर मैसेज पर बात करूंगी, और जब आंचल यहाँ पर आएगी तब उसे ऐसा ही लगेगा कि माँ जी तो सच में अपनी किसी सहेली से बात कर रही है। फिर उर्वशी सास के फोन से अपने दूसरे फोन नंबर पर ढेर सारे बुरे बुरे मैसेजेस करती है और उस फोन को खुला ही रखकर वो वहां से चली जाती है। फिर 2 मिनट बाद में आंचल फर्श पर झाड़ू मारते हुए वहां पर आ जाती है और वो रमा के फोन में सारी चैटिंग देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या? मेरी छोटी बहू तो एक नंबर की कामचोर और नालायक है। ऐसा लगता है कि क्यों मैंने अपने क्रिश की शादी करा दी उस चुड़ैल के साथ। 24 घंटों बस गरम लोहे की तरह तपती रहती है। ये तो माँ जी का फोन है और ये मेरी बुराई अपनी सहेली से कर रही है। माँ जी! आंचल की आवाज सुनकर रमा वहां पर आ जाती है। अरे क्या हुआ है? कोई मर गया है क्या? ये सब क्या है माँ जी? आप मेरी बुराइयां बाहर के लोगों से करने लगी हो। ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? फिर रमा को मैसेजेस के बारे में जब पता चलता है तब वो जानकर बहुत हैरान रह जाती है। अरे ओ बेवकूफ औरत, सटिया गई है क्या? ये सारी चैटिंग मैंने नहीं की है और ये तो कोई अननोन नंबर है। इसे तो मैं जानती भी नहीं और ये मेरी कोई सहेली वहेली नहीं है। अरे अगर आपके फोन में आपने चैटिंग नहीं की है तो ये सारे मैसेजेस भूत ने भेजे हैं क्या? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो आप? मैं भी क्या बोल रही हूँ? एक पागल बुढ़िया ऐसी ही बातें करेगी ना। ए बदतमीज लड़की, बस बहुत हो गया तेरा। हाँ तो आपका भी बहुत हो गया है माँ जी। इसी फोन से मजे से चैटिंग करके मेरी बुराई की है आपने, और ऊपर से मुझसे झूठ बोल रही हो कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब तो मैं आपका यह फोन तोड़कर ही रहूंगी। इतना कहकर आंचल रमा का फोन जमीन पर पटक देती है और उसके बाद रमा आंचल को बहुत बुरा भला बोलती है। और ये सारा तमाशा उर्वशी बड़े मजे से दूर खड़े रहकर देखती रहती है। अरे कौन कहता है कि असली मजा तो सिर्फ टीवी में ही होता है? मुझे देखो, बिना टीवी ऑन किए मुझे तो असल में एंटरटेनमेंट मिल रहा है। क्या लाइफ है मेरी। लड़ो लड़ो और लड़ो, इन्हें देखकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और इस प्रकार उर्वशी
ऐसे ही अपनी देवरानी को भड़का भड़का कर अपना मनोरंजन करना जारी रखती है और घर में किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ती। कौसल्या की 2 बहुरानियां होती है, बड़ी बहुरानी अनु और छोटी बहुरानी रूपल। अनु बांझ होती है, जिस कारण कौसल्या उसे नापसंद करती है। एक रोज, चलो रूपल बहू, आज हमें मंदिर जाना है और उसके बाद मार्केट में जाकर खरीदारी भी करनी है। माँ जी, रूपल को तो अपनी सहेली के साथ जाना है ना, तो क्यों ना मैं ही आपके साथ चलूं। वैसे भी मैं घर के बाहर कम ही निकलती हूँ और बहुत दिनों से मैं कहीं गई भी नहीं हूँ। पगला गई है क्या? चुपचाप घर पर बैठ। बड़ी आई मेरे साथ बाहर चलने वाली। तू कहीं भी ले जाने के लायक नहीं है, क्योंकि तू मनहूस है। मुझे दादी बनने का सुख भी नहीं दे सकती तू। नालायक कहीं की। तू जैसी बहू को अपने साथ कहाँ पर ले जाऊं मैं? जाने दीजिए ना माँ जी। अरे क्या जाने दो रूपल बहू, इसके कारण ही हमारे घर का वारिस नहीं आ पाया है अभी तक। ना जाने वह कौन सा घटिया दिन था जब इसके साथ हमने हमारे गौतम का रिश्ता पक्का किया था। अब जाने दीजिए ना माँ जी, आप चलिए, हम निकलते हैं। मैं अपनी सहेली के पास फिर कभी चली जाऊंगी। चलिए माँ जी। फिर रूपल कौसल्या को वहां से लेकर जाती है और बेचारी अनु अकेले में बहुत रोती है। उसे कौसल्या यूं ही हर रोज ऐसे ही ताने कसती रहती है। एक दिन अनु का जन्मदिन होता है, तभी घर में गौतम के अलावा उसे और कोई भी विश नहीं करता, जिस कारण वो बहुत दुखी होती है। अरे कल मुही करम जली, सब्जी जल रही है और तुझे उसकी बू भी नहीं आ रही। नाक बंद है क्या तेरी? क्या हो गया है तुझे? वैसे तो तू है ही पनौती, लेकिन ये रोनी जैसी सूरत क्यों बना के रखी है तूने? माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए सब्जी के जलने पर भी मेरा ध्यान नहीं गया। अरे चुड़ैलों की चुड़ैल, तुझे क्या बीस करना, जब तू ही हमारी बीस पूरी ना कर पाई। अगर मुझे याद भी रहता कि आज तेरा जन्मदिन है, तो उसके बावजूद भी मैं तुझे बीस नहीं करती, क्योंकि तू मेरे और बाकी सबके मन से उतर चुकी है। अब जो भी है, सारी उम्मीदें सिर्फ छोटी बहुरानी रूपल से है। अब ये फालतू का रोना बंद कर और काम पर ध्यान दे। कौसल्या की इन कड़वी बातों को सुनकर अनु को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वहां पर उसका पति गौतम आता है और वो अनु से कहता है, उदास मत हो अनु, मैं हूं ना। माया बाकी घर वालों से क्या लेना देना है तुम्हें? जैसे मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है, वैसे ही तुम्हारी खुशी भी मुझसे जुड़ी होनी चाहिए। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। थैंक यू सो मच गौतम, मुझे इतना प्यार करने के लिए और हर बार मुझे इतना समझाने के लिए। गौतम अनु को अपने गले से लगा लेता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रूपल थोड़ा सा ही काम करके कौसल्या के दिल में अपनी जगह बना लेती है। वही अनु ढेर सारा काम करने के बाद भी कौसल्या को खटकती ही रहती है। कुछ महीनों बाद रूपल गर्भवती हो जाती है और ये खुश खबर सुनकर कौसल्या तो खुशी के मारे झूमने लगती है। अरे वाह रूपल बहू, तू नहीं जानती तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इस खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ। रूपल, मैं बहुत खुश हूँ यार, हम फाइनली मॉम डैड बनने वाले हैं। हाँ नीरव, मैं भी बहुत खुश हूँ। बधाई हो रूपल और देवर जी। बधाई हो तुम दोनों को। थैंक यू। देख रूपल बहू, अब तो इस बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और ना ही कोई काम धाम करेगी। तू इस घर को वारिस देने वाली है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी हो तेरी सेवा में। तुझे हर प्रकार का सुख मिलना चाहिए, तभी तो मेरा आने वाला पोता या पोती
चुस्त और दुरुस्त आएगा। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सब गया तेल लेने। अब बस तुझे अपनी सेहत और अपनी कोख में पल रहे बच्चे पर ध्यान देना है रूपल, समझी कि नहीं? घर के काम तो अनुभव कर लेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। अब कौशल्या रूपल की खुद से भी ज्यादा देखरेख करने लगती है। वही रूपल की प्रेगनेंसी के कारण अब काम का सारा बोझ अनु पर आ जाता है। रूपल को अपनी सास से मिल रहे प्यार के कारण वो उसका गलत फायदा उठाने लगती है। एक दिन जब अनु रूपल के कमरे में साफ सफाई करने आती है, तभी अरे भाभी, ये क्या है? आप क्या अंधी हो गई हो क्या? ये देखिए, यहाँ पर कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर ठीक से सफाई कीजिए। रूपल, मैंने इसे ठीक से ही साफ किया है। यहाँ तुम्हें कचरा कहाँ से नजर आ रहा है? अनु भाभी, मुझे क्या आपने बेवकूफ समझ के रखा है क्या? एक बार मैंने कहा ना आपसे, साफ कीजिए मतलब साफ कीजिए, मुझसे बहस मत कीजिए। और हाँ, इसके बाद मेरी बेडशीट भी बदल देना। देखो रूपल, बेडशीट तो तुम भी बदल सकती हो ना, अब ये काम भी मैं ही करूँ क्या? हाँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या काम करने में? अगर ऐसी बात है तो बता दीजिए, मैं माँ जी तक ये खबर पहुंचा दूंगी कि आपको मेरे छोटे मोटे काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं रूपल, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रही थी कि बेडशीट तो तुम भी बदल सकती हो। अगर तुम दिन रात रेस्ट करती रहे तो तुम्हारी ही सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। थोड़ा शरीर को हिलने डुलने की भी जरूरत होती है। देखिए भाभी, आपको मेरी डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही एक ज्ञान की मोती बटोरने की। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी और मेरे बच्चे की सेहत के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको कुछ नहीं पता क्योंकि आप कभी माँ नहीं बन सकती। अब चुपचाप अपना काम करो, वरना माँ जी से आपकी अच्छे से शिकायत करूंगी मैं। रूपल अनु को कौशल्या का खौफ दिखाती है और उससे वो उसके सारे काम कराती है। वही अनु भी रूपल की बदतमीजी पर अपनी सास के डर के कारण कुछ भी बोल नहीं पाती। अब ऐसे ही पूरे 9 महीने रूपल के मजे ही मजे होते हैं। सास और जेठानी दोनों उसकी खूब सेवा करती है। फिर 9 महीनों बाद रूपल एक बेटे को जन्म देती है और कौशल्या की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। मेरा लाडला, मेरा शेर आ गया। अब मैं इसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगी। मेरा पोता। बच्चा होने के बाद में कौशल्या ही बच्चे को संभाला करती है और अनु घर के सारे काम किया करती है। माँ जी, देखिए ना, मुन्ना कब से रोए जा रहा है और ये दूध भी नहीं पी रहा। ये अपनी दादी की गोदी में ही जाकर शांति से बैठता है। इसे तो आप ही संभालिए। ये लीजिए। मेरा पोता तो बहुत ही शरारती है, नटखट कहीं का। आजा आजा अपनी दादी के पास, मेरा राजा बेटा। तभी वहां पर अनु आती है। अच्छा रूपल, सब्जी काटने में मेरी मदद कर दो ना, मेरे हाथ में हल्की सी चोट आई है। नहीं भाभी, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है। मुन्ना के डायपर्स खत्म हो गए हैं ना, इसीलिए। और वैसे भी अब मैं घर के कामों पर ध्यान दूं या फिर अपने मुन्ने पर, मैं भी किसे बता रही हूँ। आप थोड़ी ना एक माँ हो, इसीलिए आप ये सब कैसे समझ पाओगी। लेकिन रूपल, मुन्ना तो आधे से ज्यादा टाइम माँ जी के पास ही रहता है और उस टाइम में तुम घर के कामों में हाथ बटा सकती हो मेरा। अब तो मुन्ना भी आ चुका है। जब तुम गर्भवती थी तब की बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हें काम करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए भाभी,
आप प्लीज मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती मत करो। अगर मेरी सेहत अच्छी रहेगी तभी तो मेरे बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी। माफ करना भाभी, लेकिन अभी मैं थोड़े महीने तक कोई काम नहीं करने वाली। अब मेरा दिमाग मत खाओ और मुझे जाने दो। रूपल को तो बस बहाना ही मिल गया था। वो अब ऐसे ही मुन्ना को कौशल्या के पास और घर के सारे कामों को अनु पर छोड़कर बाहर घूमने फिरने जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कौशल्या मुन्ना को लेकर बाहर गई होती है। रूपल, आज मुझे थोड़ा सा बुखार आया है, क्या तुम शाम का खाना बना दोगी? वैसे भी आज तुम फ्री ही हो ना? माजी और मुन्ना दोनों भी बाहर गए हैं। हाँ तो मैं आज आराम करना चाहती हूँ भाभी, आप ही बना दो खाना और मेरे सामने ये फालतू के नखरे मत करो। तभी वहां पर अनु का पति गौतम आता है। रूपल, ये क्या तरीका है? अनु तुम्हारी जेठानी है। जब से तुम प्रेग्नेंट थी तब से अनु ही घर के सारे काम करती आ रही है। रसोई में कदम रखे हुए तुम्हें तो जमाना ही हो गया है। जाओ, जाकर आज का खाना बनाओ। देखिए गौतम भैया, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली और मेरे साथ ये आवाज ऊंची करके बात मत कीजिए। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। हाँ तो अनु भी किसी की नौकरानी नहीं है। रुको, आने दो माजी को, फिर आप दोनों के बारे में मैं उन्हें बताऊंगी कि कैसे माजी और नीरव की गैर मौजूदगी में आप दोनों मुझ पर टॉर्चर किए जा रहे हो। देखो रूपल, तुम हर बार माजी का नाम लेकर मुझे धमकाया मत करो। अरे कितनी बुरी हो तुम और कितना नीचे गिरोगी। तुम तो बस उनके प्यार और उनके अपनेपन का गलत फायदा उठाती हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। अरे तुम तो एक माँ होने का धर्म भी नहीं निभा रही और ना ही एक बहू होने का। बस हम सबका फायदा उठा रही हो। हाँ तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाभी? हाँ, उठाती हूँ मैं माजी के लाड और प्यार का फायदा। उठाओ भी क्यों ना, उन्हें पोता जो दिया है मैंने, उतना तो मेरा हक बनता है। तभी दरवाजे पर 2 मिनट पहले आई हुई कौशल्या उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बंद करो अपनी बकवास रूपल बहू। अपनी सास को दरवाजे पर देखकर रूपल बहुत डर जाती है। माँ जी, आप कब टपकी? मेरा मतलब आप कब आई? फिर कौशल्या मुन्ना को एक कमरे में रख कर आती है और वापस आकर रूपल को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे नालायक बेशरम लड़की, तुझे मेरे प्यार और स्नेह का गलत फायदा उठाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? और ये क्या, मेरे बेटे और मेरी बहू से तू इस तरह से बात करती है? मेरे सामने तो तू इनके साथ बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन मेरे पीठ पीछे तू इन्हें धमकाती रहती है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस। अरे चुप, मुझे तेरे घटिया मुंह से और कुछ भी नहीं सुनना है। तू कितनी बड़ी चालाक और दोगली है ये मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। अरे सारी गलती मेरी ही है, जो मैंने तुझे इतना सर पर चढ़ा कर रखा, कोई काम करने को नहीं कहा, इसी का फायदा उठाया है तूने। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कीजिए माँ जी। अरे तुझे तो कोई माफी नहीं मिलने वाली, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, और वो भी अनु बहू से। हाँ बहू, मैं हमेशा बस बच्चा बच्चा ही करती रही और इन सब में मैंने कभी देखा ही नहीं कि तू किस प्रकार से मेरे बेटे और मेरे परिवार का ख्याल रखती आ रही है। मैंने तो बस तेरी कमियां ही देखी है, लेकिन तेरा त्याग और तेरी तकलीफ तो मैंने कभी देखी ही नहीं। अरे नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए और जाने दीजिए अब इस बात को। नहीं अनु बहू, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसी गलतियां ही की है। और रूपल बहू, तू भी अच्छे से सुन ले, अब से मैं मुन्ना को संभालूंगी, लेकिन बहुत कम संभालूंगी, क्योंकि मुन्ना तेरी भी जिम्मेदारी है।
और उसकी माँ होने के साथ साथ तू इस घर की बहू भी है। इसीलिए तुझे अनुभव के साथ साथ घर के कामों में बराबरी से हाथ बटाना होगा। समझी कि नहीं? क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और इस बार तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। और इस तरह अंत में कौशल्या अपनी लाडली छोटी बहू रानी को उसके बुरे व्यवहार की सजा दे ही देती है और रूपल सर पकड़कर रह जाती है और साथ ही अनुभव के साथ प्यार और इज्जत से पेश आती है। सुजाता के घर में उसकी नई नवेली बहू काजल होती है। एक दिन जब काजल जीन्स और टॉप पहनकर अपनी सहेलियों से मिलने जा रही होती है, तभी सुजाता काली बिल्ली की तरह उसका रास्ता काटती है और उसे कहती है, अरे ओ कल मोही कुलक्षिनी, कहाँ चली जीन्स और टॉप पहनकर? इतने छोटे कपड़े पहनते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? निर्लज कही की। लेकिन मम्मी जी, इसमें बुराई क्या है? साड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल मुझे जीन्स और टॉप में लगता है, इसीलिए मैंने ये पहना है। और वैसे भी मैं अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी ना किसी रिश्तेदारों के घर जा रही हूँ। और आजकल ये सब नॉर्मल है मम्मी जी। चुप कर और मेरे सामने ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोर, डोबी कही की। चल चल, अब फटाफट जाकर चैलेंज करके आ। चैलेंज? किसे चैलेंज करके आओ और किस बात का चैलेंज माँ जी? अरे चैलेंज से मेरा मतलब है कि कपड़े बदलकर साड़ी पहन, वरना एक फाइट दूंगी ना तो 7 समुंदर पार उड़ जाएगी। ओके माँ जी, मैं चैलेंज चेंज करके आती हूँ। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तेरी शादी हो गई है तो अब तुझे अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन चुड़ैल सहेलियों पर। इस घर में ना ही तेरी कोई सहेली आएगी और ना ही तू उनसे मिलने जाएगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको। फिर काजल कपड़े चेंज करके साड़ी पहनती है और अपने सारे काम निपटाने लगती है। फिर एक दिन अचानक काजल की ननद निष्ठा अपनी छोटी बेटी तारा के साथ आती है। अपनी बेटी को यूं अचानक सामने देखकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है। अरे निष्ठा बेटा, तू यहाँ? और तारा मेरी लाडो, मेरी प्यारी बच्ची। नानी। अरे निष्ठा, यूं अचानक कैसे आना हुआ, और वो भी इतना सामान वामान लेकर? मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी मम्मी, और वैसे भी अपने ही घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? अरे नहीं नहीं पगली, बस आपकी याद आ रही थी माँ, और साथ ही तारा की छुट्टियां भी चालू थी। तारा की छुट्टियां मतलब मेरी भी छुट्टियां, इसी बहाने चली आई मैं। चलो अच्छी बात है। और दामाद जी और समधन जी सब ठीक है ना वहाँ? हाँ मम्मी, सब एकदम बढ़िया है। अब दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी या घर के अंदर भी बुलाओगी? अरे तेरे आने की खुशी में मैं तो भूल ही गई। आ बेटा, अंदर आ। सुन काजल, मेरी बेटी और नातिन के लिए कल लाए हुए महंगे वाले कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। बाहर धूप बहुत है ना। भाभी, मुझे आम का पन्ना पीना है, और हाँ, साथ ही आपके हाथ के पनीर के पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और एक और बात, वो तारा को उसका मैंगो मिल्कशेक या स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बना कर देना, ठीक है? ठीक है निष्ठा दीदी, लेकिन पनीर तो खत्म हो चुका है, तो मैं प्याज के पकौड़े बना देती हूँ। नहीं नहीं, मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है, उसे जो पसंद है वही बनेगा। जा तू अभी के अभी जाकर पनीर लेकर आ मार्केट से। लेकिन मम्मी जी। मामी, मुझे चॉकलेट पेस्ट्री भी लाना। वो स्टेशन के पास वाली बेकरी से लाना, वहां की पेस्ट्रीज बहुत ही फ्रेश और टेस्टी होती है। ठीक है दीदी, मैं लाती हूँ। फिर काजल घर के बाहर निकलती है। हे भगवान, ये मेरी कागड़ी ननद की छुट्टियां तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है। बेकरी के बाहर तो बहुत लंबी लाइन रहती है, अब मुझे वहां पर इस भयंकर धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। हाय रे, मेरी तो किस्मत ही फूटी है।
निष्ठा और तारा का आना अब काजल के लिए सरदर्द बनने लगता है। काजल दिन रात बस रसोई में अपनी ननद के लिए पंच पकवान बनाती रहती है और पूरे घर का काम भी करती है और दिन खत्म होने तक उसकी टाई फिश हो जाती है। एक दिन तारा अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है, तब वो पूरे फर्श पर खिलौनों को फैला देती है। तभी वहां पर काजल आती है। तारा बेटा, आपने पूरे घर में खिलौनों को फैला कर रखा है, ऐसे नहीं खेलते बेटा। चलो जल्दी से सारे खिलौनों को इकट्ठा करो और सब कुछ साफ करो। काजल, तुम में कोई अक्ल वक्ल है या नहीं? अरे वो छोटी बच्ची है और तुम उससे सफाई करने को कह रही हो। वो घर गंदा नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाँ निष्ठा दीदी, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तारा गंदगी करेगी तो सफाई भी उसे ही करनी पड़ेगी ना। मैं थोड़ी उसे झाड़ू पोछा करने के लिए कह रही हूँ, मैं तो उसे बस खिलौना इकट्ठे करने के लिए कह रही हूँ। अरे इतनी देर मुझसे जबान लड़ाने की जगह तुम ये सारे खिलौने उठा भी लेती। लेकिन निष्ठा दीदी, तारा को भी साफ सफाई के बारे में पता चलना चाहिए। वो तो बस घर में गंदगी ही करती रहती है। अगर हम तारा को इस उम्र में नहीं सिखाएंगे तो वो आगे भी नहीं सीख पाएगी। बच्चों को इसी उम्र में अच्छी आदतें लगा देनी चाहिए। वो मेरी बेटी है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह निष्ठा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन निष्ठा जीन्स और टॉप पहनकर बाहर जा रही होती है। अरे दीदी, ये इतना छोटा कुर्ता और पायजामा पहनकर आप कहाँ जा रही हो? आपको मम्मी जी का कोई खौफ है या नहीं? तुम अंधी हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? ये कोई कुर्ते का सेट नहीं है, ये तो जीन्स और टॉप पहना है। अरे नहीं नहीं दीदी, अगर आप जीन्स और टॉप पहनती तो आपको मम्मी जी तो बोलती है ना। ये मैंने बहुत नॉर्मल से कपड़े पहने हैं और मम्मी को मेरे पहनावे से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ हीरोइन, तू मेरी बेटी को मत समझा। वो चाहे कुछ भी पहने, ये उसका घर है, समझी तू? जा निष्ठा बेटा, अपनी सहेलियों से मिलने जा रही थी ना तू? वाह मम्मी जी वाह, बेटी छोटे कपड़े पहनकर सहेलियों से मिलने जाए तो बहुत अच्छी, और वही बहू ये करे तो वो बहुत बुरी। सच में मम्मी जी, क्या दल बदलू हो आप? यही के यही कितना भेदभाव करती हो। तू ज्यादा जबान मत चला और मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सुजाता की बात सुनकर काजल चुप हो जाती है और निष्ठा छोटे कपड़े पहनकर घर के बाहर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। एक दिन काजल का हाथ बहुत दर्द कर रहा होता है। मेरा हाथ, निष्ठा दीदी, मेरा ये वाला हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मुझसे एक हाथ से कोई भी काम नहीं हो रहा। क्या आप आज के दिन मुझे रोटियां बनाकर दे सकती हो? बाकी के काम मैं जैसे तैसे कर लूंगी। अरे ओ मैडम, ये मेरी बेटी का घर है और तू उसी से काम कराएगी? तुझे शर्म नहीं आती कि अपनी ननद को काम लगाते हुए? लेकिन मम्मी जी, मैंने तो बस निष्ठा दीदी को रोटियां बेलने को कहा, थोड़ी ना सबका खाना बनाने के लिए कहा है। और वैसे भी ये काम छोड़कर बाकी के सारे काम तो मैं ही करने वाली हूँ ना, तो बस रोटियां बेलने में क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है और तुम तो चुप ही रहो। ये मेरा घर है और तुम्हारा ससुराल, इसीलिए चुपचाप अपना काम करो। फिर चाहे तुम्हारा हाथ टूटे या पैर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद काजल को खुद ही रोटियां बेलनी पड़ती है। अगले दिन अचानक से घर पर निष्ठा का पति राजीव आता है। अरे दामाद जी, आप यहाँ पर? हाँ माँ जी, अब क्या करूं, आपकी बेटी में तेवर ही इतने हैं कि मुझे ही यहाँ पर आना पड़ा। दामाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तमीज से बात कीजिए, वो मेरी बेटी है। माँ जी, मुझे तमीज की परिभाषा समझाने की जगह अगर आप अपनी बेटी को थोड़े संस्कार दे देती तो बहुत अच्छा होता। आपकी बेटी घर में कोई काम नहीं करती, बस घूमने फिरने जाती है। बेचारी मेरी बूढ़ी माँ घर के सारे काम करती है। क्या निष्ठा, दामाद जी क्या कह रहे हैं? तू ससुराल में कोई काम नहीं करती? नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है।
तुम यहाँ पर क्यों आए हो राजीव? निष्ठा, मैं अपनी सास से बात कर रहा हूँ। माँ जी, आपकी बेटी खुद ही गलतियाँ करती है और खुद ही रूठकर अपने मायके चली आती है। इसका मतलब छुट्टियों के बारे में तूने मुझसे झूठ कहा। तू वहां पर झगड़े करके आई है? देखा मम्मी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है। आपने तो अपनी बहू को कंट्रोल में रखा और अपनी बेटी को उड़ने दिया। पाबंदियां लगनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं, और ना ही इतनी आजादी भी देनी चाहिए कि सामने वाला उस आजादी का फायदा उठाए। काजल ने बिल्कुल सही कहा। लाड़ प्यार एक तरफ होता है और अनुशासन एक तरफ। हर चीज की एक लिमिट होती है। कोई सहकर कितना सहेगा? राजीव की बातें सुनकर सुजाता को अपनी और अपनी बेटी की सारी गलतियां समझ में आती है और वो काफी शर्मिंदा होती है। माफ कीजिए दामाद जी, मैंने बहुत गलत किया। और बहू, मुझे तो तुझसे भी माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा। क्या? हाँ बहू, मैंने तुझ में और निष्ठा में बहुत भेदभाव किया है। मैंने उसे बहुत छूट दे दी और तुझे बहुत कंट्रोल में रखा। और तू, अगर आज के बाद दामाद जी से कोई शिकायत आई तो तेरी खैर नहीं। तुझे फिर से इस घर में जगह ही नहीं मिलेगी। लेकिन मम्मी। अरे कब तक अपनी जिम्मेदारी ऐसे भागती रहेगी तू? कभी ना कभी तो तुझे सुधरना तो होगा ही ना। कल तो तेरी बेटी भी बड़ी हो जाएगी और वो तुझे देखकर तेरी तरह ही बनेगी। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी राजीव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और इस तरह अंत में निष्ठा और तारा राजीव के साथ जाने के लिए निकलते हैं। बाय बाय निष्ठा दीदी, फिर मिलेंगे।